Point number D is transfer of कैपिटल। देखिए, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी बच्चों को पता है कि कैपिटल ट्रांसफर होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कुछ भी नहीं करना जी, बस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है। ठीक है जी, क्योंकि हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया है तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं उसी अकाउंट का बैलेंस होता है जो आप बना रहे होते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के लिए कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं चाहिए होती है, तो यहाँ पे भी हमें कोई जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले डिसोल्यूशन में हमें अपनी बैलेंस शीट को एम्प्टी करना होता है। ये हमारा पहला स्टेप था जो मैंने आपको लिखवाया कि आप सभी बैलेंस शीट के आइटम्स को इवैक्यूएट कर दीजिए। जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी, एक एक आइटम के बारे में बता दिया जी, उसको लेके क्या जर्नल एंट्री होगी, वो कहां ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। लिखिए जरा स्टेप नंबर 2। देखो, याद करो सेक्शन 48B वो क्या कहता था। सेक्शन 48B में साफ साफ बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एसेट्स को डिस्पोज करना है। अब सारी कार्रवाई जो होगी ना वो सेक्शन 48B के अकॉर्डिंग होगी। तो चलिए अब जरा लिखते हुए चलिए कि अब हमें क्या क्या करना है जी। स्टेप नंबर 2, realize all assets for which information is given in question। अब आपको क्या करना है जी, सारे के सारे एसेट्स को रियलाइज करना है। ध्यान से समझिए, वर्ड में यूज कर रहा हूं जी, रियलाइज करना है, सेल नहीं बोल रहा हूं मैं। वो इस वजह से कि रियलाइज करने का मतलब होता है कि आप उसकी जितनी भी वैल्यू बनती है वो पूरी वैल्यू का बेनिफिट ले लेंगे। बात अभी भी समझ में नहीं आई। बेनिफिट ले लेंगे इसका मतलब ये है बेटे, देखो एकदम शुद्ध भाषा में बोलता हूं, एकदम कॉमन लैंग्वेज में, आप उस एसेट्स को ठिकाने लगा देंगे जी। और 3 तरीके से एक एसेट्स को ठिकाने लगाया जा सकता है। देखिए जरा, या तो आप उस एसेट को बेच सकते हैं, या हो सकता है वो एसेट कोई पार्टनर ले जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो एसेट है वो कोई क्रेडिटर ले जाए। बात समझ में आ रही है आपको? भाई देखिए, एसेट्स को 3 तरीके से आप बेच सकते हैं ये कह लीजिए, या 3 तरीके से आप उसकी वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं ये कह लीजिए। एक तो आप उसे वाकई में बेच दें फॉर कैश, या फिर आप क्या करें जी, किसी पार्टनर को उसे दे दें और उसकी वैल्यू वहां से माइनस कर दें पार्टनर के अमाउंट में से।
इसी तरीके से कोई आपका क्रेडिटर है, आप उसे अपना कोई एसेट दे देते हैं, जैसे कि गाड़ी है जी आपकी, वो आपका कर्जदार आता है आपकी दुकान पे, वो कहते हैं साहब मुझे आपसे जो पैसे लेने हैं, उसके बदले में मुझे आप ये अपनी गाड़ी दे दीजिए। आप कहते हैं जी ठीक है ले जाइए, तो बस उधार सेटल हो गया और आपका एसेट भी रियलाइज हो गया, एसेट्स की वैल्यू का बेनिफिट भी आपने डिराइव कर दिया। तीन तरीके से हम एक एसेट को रियलाइज कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से होगा ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। मैं आपको यहां पे अब बताने वाला हूं जी, एक एक करके इन तीनों तरीकों की जर्नल एंट्री लिखिए जरा। जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। लिखिए सिचुएशन ए, asset is sold for cash और चेक एटसेट्रा। आपने एसेट्स को बेच दिया है, कैश में बेचा हो, चेक में बेचा हो, ड्राफ्ट में बेचा हो, किसी भी चीज में बेचा हो, बस बेच दिया। चलिए अब इसकी एंट्री समझते हैं क्या बनेगी। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ये कहता है कि फर्नीचर जो था वो हमने 10,000 रुपए में बेच दिया। क्या आप सबको फर्नीचर को बेचने की एंट्री आती है? आपने 11वीं क्लास में ये सारी तमाम जर्नल एंट्रीज की थी। अगर आप किसी फर्नीचर को बेचते हैं तो उसकी सिंपल सी एंट्री होती है जी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे एक बात का जवाब देना, भाई अगर पैसा आ रहा है तो कैश और बैंक तो डेबिट होगा, ठीक है जी, लेकिन जवाब मैं जिस बात का मांग रहा हूं वो जानते क्या है? फर्नीचर का क्या हमने नाम बदल दिया है क्या? जो फर्नीचर था हमारे पास, अब हम उसे बेच रहे हैं, क्या हमने उसका नाम बदल दिया है? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। अगर बदल दिया है तो उसका नया नाम हमने क्या रखा था? बताइए जी। उसका नया नाम हमने क्या रखा था जी? रियलाइजेशन। वेरी वेरी गुड। हमने फर्नीचर का नाम रियलाइजेशन रख दिया है। तो अब जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नहीं रियलाइजेशन। ध्यान देना मेरे बच्चों, रियलाइजेशन सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये फर्नीचर का नया नाम है, अदरवाइज एंट्री तो वही हो रही है, बैंक टू फर्नीचर। लेकिन हम अब क्या कर चुके हैं जी, उसका नाम बदल चुके हैं। तो आई कैन नॉट राइट फर्नीचर, इंस्टेड ऑफ फर्नीचर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रियलाइजेशन। तो एक बात यहां से अब हमारे दिमाग के खिड़कियों के थ्रू से अंदर जाने के, ये आ जानी चाहिए जी दिमाग में बात, कि अगर कोई भी एसेट अब बिकेगा तो वो एसेट अपने नाम से नहीं बिकेगा, वो उस नाम से बिकेगा जो उसका नया नाम रखा गया है, यानी कि रियलाइजेशन। ओके, इसमें नरेशन हम क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश। आप एसेट सोल्ड फॉर कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन बी, asset is taken over by a partner। एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि मशीनरी को ए ने टेक ओवर कर लिया, तो ये बताइए पार्टनर पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है जी डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। अगर पार्टनर किसी एसेट को लेकर जा रहा है तो पार्टनर हो गया जी रिसीवर, तो इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट।
और अगर वो मशीनरी लेकर गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हमें करना चाहिए। लेकिन क्या हमने मशीनरी का भी नाम बदल के रियलाइजेशन कर दिया है? हाँ सर, हमने इसका भी नाम बदल दिया था। तो बस बच्चों, मशीनरी की जगह अब आप क्या दिखाएंगे? रियलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये मैंने क्रॉस लगा दिया, इस पे लिख लीजिए, इस पे वैल्यू क्या आएगी? इस पे वैल्यू आएगी जी एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब होता है जितने में वो बिका है, हिसाब किताब करने के बाद जो वैल्यू सेट हुई, यहां पे भी आएगा जी एग्रीड वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, एसेट्स को जब अपन ट्रांसफर करते हैं तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जब रियलाइज करते हैं तो हमेशा एग्रीड वैल्यू पे रियलाइज करते हैं। अब देखिएगा सिचुएशन 3, सिचुएशन नंबर सी। assets is taken over by a creditor। कोई क्रेडिटर आपका एसेट ले जाता है। देखो जी, अगर मैं आपसे ये कहूं क्रेडिटर ने हमारी मशीनरी को टेक ओवर कर लिया, तो जर्नल एंट्री जानते हैं क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर मान लीजिए क्रेडिटर ने किसी भी मशीनरी को टेक ओवर कर लिया, तो आप एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट को आपको क्या करना होता है? पर्सनल अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है जब वो रिसीव करे। तो यहाँ पे क्रेडिटर ने भी रिसीव किया तो क्रेडिटर हो जाएगा जी डेबिट, और आपके पास से एसेट चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू मशीनरी। लेकिन मुझे एक बात का आंसर चाहिए, ये बताइए, क्या आपने क्रेडिटर जो आपकी बुक्स में आ रहे थे उनका नाम आपने बदल दिया है क्या? क्या आपने क्रेडिटर्स का नाम बदल दिया है? यस, क्रेडिटर्स का नाम आपने रियलाइजेशन कर दिया। एक और बात का जवाब दीजिए, क्या हमने मशीनरी का भी नाम बदल दिया? अगेन यस, उसका भी नाम हमने रियलाइजेशन कर दिया। मतलब मेरे बच्चों, एंट्री पता है क्या बनेगी जब भी क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा है? रियलाइजेशन ही डेबिट होगा, रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा। अगर रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आज तक के इतिहास में आपने कोई ऐसी एंट्री देखी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट? जवाब है नहीं, क्योंकि एक ही अकाउंट से उसी अकाउंट में चीजें ट्रांसफर थोड़ी ना हो जाती है। भाई अगर मेरी जेब में पैसा रखा है, मैं उसे अपनी जेब से निकाल के दूसरी पॉकेट में रख दूं, अपनी ही पॉकेट में, तो क्या ट्रांजैक्शन हो गई? पैसे की मूवमेंट हो गई? जवाब है नहीं। लेकिन यहां पे एसेट्स को टेक ओवर कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन तो हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई। लेकिन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अगर करना है तो आप एक काम करो ना, कुछ भी मत करो, तब भी वही इफेक्ट रहेगा। भाई अगर रियलाइजेशन को 10,000 से डेबिट करा, 10,000 से क्रेडिट करा, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब ये कि अगर एसेट को कभी भी क्रेडिटर्स ने टेक ओवर किया तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? नो 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 एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। बात पल्ले पड़ गई? और वो क्यों नहीं हो रही है, ये रीजन मैं यहां लिखवा देता हूं, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट is getting
डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है। ब्रजेश ये नरेशन लिख लीजिए, यहां पे आप लिखेंगे बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। बस ये नरेशन है जी। वैसे नरेशन आपको अब खुद बनानी आनी चाहिए। लो जी, ये हो गया हमारा एसेट्स किस तरह से रियलाइज करेंगे, ये बताइए जी। इसमें किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये कि 3 तरीके से एसेट्स को रियलाइज करा जा सकता है, और एसेट्स को रियलाइज करने के लिए जो वैल्यू हमें लेनी है वो हमेशा एग्रीड वैल्यू ही लेनी है। डन हो गया जी यहां तक? चलो अब इसके बाद देखो बेटे, अब सेक्शन 48 बी याद रखो और एक एक करके मुझे मेरी बात का जवाब देते जाओ। हमने एसेट्स को रियलाइज कर दिया, इसके बाद बताइए जरा सेक्शन 48 बी क्या कहता है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एसेट कहां पर होना चाहिए? सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एसेट कहां होना चाहिए? बिल्कुल सही, सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सबसे पहला काम तो यही करना है, आपके पास जो पैसा आएगा आप उसकी सेटलमेंट करेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी की सेटलमेंट करेंगे। अब यहां पे भी शब्द को जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने पेमेंट नहीं लिखवाया, सेटलमेंट लिखवाया है। जिस तरह से हमने रियलाइज लिखा था उसी तरह से हमने यहां पे एक अनोखा शब्द लिखा जी, सेटलमेंट करनी है। अब लाइबिलिटी की भी सेटलमेंट 3 तरीके से हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। एक तो सेटलमेंट करने का तरीका जी, आप उसे पैसा दे दे, पेमेंट कर दे, जितना भी पैसा बनता है वो पेमेंट कर दे। दूसरा तरीका ये है कि कोई पार्टनर जिम्मेवारी उठा ले कि मैं पे कर दूंगा, पार्टनर टेक ओवर कर ले। और तीसरा तरीका ये है एसेट इज गिवन, आप उसे कोई एसेट दे दें। तो ये 3 तरीके से लाइबिलिटी सेटल होती है। बस इन 3 तरीकों की ही जर्नल एंट्री हमें देखनी है। तो लिखिए इसमें जरा पॉइंट नंबर 1, अगर आपने पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी करी है तो क्या एंट्री बनेगी? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि हमने क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए दे दिए। तो बताओ बेटे जी, अब क्या एंट्री करते हैं हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की? एंट्री होती है जी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। लेकिन हमने क्रेडिटर्स का नाम बदल दिया है, तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? क्रेडिटर्स की जगह जो उसका नया नाम है वो आ जाएगा रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। और यहां पे भी वैल्यू क्या आएगी? जो आपने वैल्यू एग्री कर रखी होगी, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब ये है, मान लीजिए कि बैलेंस शीट में 10,000 के क्रेडिटर आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ 9,000 रुपए दे के सेटल कर देते हैं, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप सिंपल एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे टू बैंक एग्रीड वैल्यू से। कहीं पे वो प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाएंगे। समझ गए इस बात को? एक सिंपल सा फंडा है जी एसेट्स को रियलाइज करने का और सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी या कुछ भी करने का, कि वो सारी सेटलमेंट एग्रीड वैल्यू पे ही होती है और एसेट्स रियलाइज भी एग्रीड वैल्यू पे होते हैं। तो ये 2 वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन का चैप्टर आपके लिए मक्खन साबित होगा जी। एक वैल्यू ध्यान रखिएगा जो ट्रांसफर करते वक्त यूज करनी है, बुक वैल्यू। एक वैल्यू ध्यान रखिएगा जो सेटलमेंट करते वक्त यूज करनी है, एग्रीड वैल्यू।
आगे लिखिए जरा, सेकंड, कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है लाइबिलिटी को। पार्टनर टेक्स ओवर एनी लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है जी। अब बताइए जरा क्या करना है बेटे जी। अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो देखिए लाइबिलिटी तो सेटल हुई। भाई अगर लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं, जैसे हम क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं, तो हम क्रेडिटर टू कैश करते हैं। अगर पार्टनर ले जाए तो हमें करना चाहिए क्रेडिटर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन क्रेडिटर का नाम आपने अब बदल के क्या रख दिया है, रियलाइजेशन। तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटर अब आप क्या डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें भी वैल्यू क्या आएगी, जो एग्रीड वैल्यू है। नरेशन की चिंता ना करिए, नरेशन बस आपको क्या लिखनी है, बीइंग पार्टनर टेक ओवर लाइबिलिटी। यहां नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग लाइबिलिटी सेटल्ड या पेड। डन हो गया जी ये भी। अब आ जाइए पॉइंट नंबर सी पे। लिखिए लाइबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग एसेट्स। आप लाइबिलिटी की सेटलमेंट करते हैं जी एसेट्स देकर। तो बताओ बेटे जी क्या एंट्री होनी चाहिए। देखिए क्रेडिटर को मान लीजिए आपने फर्नीचर दे दिया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, वही क्रेडिटर टू फर्नीचर जो हमने उसमें किया था, अभी पिछले पार्ट सी में किया था। तो बेटे क्रेडिटर टू फर्नीचर अगर एंट्री हो रही है तो एक बात का जवाब दीजिए, क्रेडिटर का नाम क्या बदल गया है? बिल्कुल, उसका नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन। और क्या फर्नीचर का भी नाम बदल गया है? यस। तो यहां पे भी एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन। तो बताइए एंट्री अगर रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन है तो हमें क्या करना है। अगर कभी भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को ले जाए तो उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। किसी भी लाइबिलिटी के बदले में अगर कोई एसेट चला जाए तो आप उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री आप करते हैं तो वो कोई लॉजिक नहीं बनता। एक ही अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना, उससे सारा इफेक्ट अपने आप जीरो हो जाता है। तो इट्स बेटर नॉट टू पास एनी, जब इफेक्ट ही जीरो होना है तो। ठीक है जी। लो बेटे जी हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटी की भी सेटलमेंट कर दी है। अब आ जाइए स्टेप 4। फोर्थ स्टेप है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बाद नंबर आता है जी इंटरनल लाइबिलिटी का, तो उसकी सेटलमेंट करना। सेटलमेंट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी की सेटलमेंट करनी है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है किसका लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन या पार्टनर का लोन? जवाब है जी पार्टनर का लोन। डायरेक्टली पार्टनर के नाम से ही होना चाहिए, उसे ही हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। अब देखो बेटे जी, इसे हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल 1। पार्टनर्स लोन इज इक्वल टू ₹50,000। पार्टनर का लोन 50,000 रुपए बताया गया थी बैलेंस शीट में। ये वाला लोन गिवन है इन बैलेंस शीट, 50,000 रुपए। अब पहला केस देखिए, केस 1।
पेड टू पार्टनर ₹50,000। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आपने जितनी पेमेंट की वो उतना ही अमाउंट है जितना पार्टनर का लोन है। पेमेंट इज इक्वल टू पार्टनर लोन, ये वाली सिचुएशन है। तो बस बेटे जी कुछ नहीं करना, आप पार्टनर के लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है आप सबको ही पता है। पार्टनर का लोन डेबिट हो जाएगा और क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपको कैश या बैंक को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो एंट्री बनी थी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000। ओके, अब आइए केस 2 पर। केस 2 लिखिए, पार्टनर्स लोन इज सेटल्ड एट ₹55,000। पार्टनर का लोन था 50,000 का, लेकिन हमने दिए उसे 55,000। लोन हम किसी से ले रहे हैं 50,000, लेकिन हम वापसी कर रहे हैं 55,000। देखिए ऐसा तब होता है जब हमने उस लोन पे ब्याज की पेमेंट ना की। ये जो आप एक्स्ट्रा 5,000 देख रहे हैं ये और कुछ नहीं जी, आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। लोन पे जितना इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट की अगर पेमेंट करनी पड़े तो ये हमारे लिए खर्चा होता है। देखो जी, अब बात जरा ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए इस 5,000 के लिए मैं इंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर दूं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा इंटरेस्ट के नाम से, तो उस अकाउंट से आपका लेजर फिर से बनेगा, ट्रायल बैलेंस फिर से बनेगा और बैलेंस शीट फिर से जन्म ले जाएगी। एक बैलेंस शीट हमसे खत्म हुई नहीं और दूसरी बैलेंस शीट हमने तैयार कर दी। तो हम कोई भी ऐसा नाम या अकाउंट यूज नहीं कर सकते जो एक नया अकाउंट क्रिएट कर दे। ठीक है जी, हम कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते। तो आप जितने भी आपके प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट और लॉसेस आप एक अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे, रियलाइजेशन के। तो एंट्री देखिए जरा क्या बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। लोन तो डेबिट होगा जी उतने से ही जितना अपनी बुक में आ रहा है, 50,000। ठीक है, पार्टनर का लोन हो गया डेबिट, और जो एक्स्ट्रा पैसा आपने पे किया वो आएगा रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए हम कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर नया अकाउंट ओपन हो गया तो फिर से वही पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए जितने भी आपके फायदे या नुकसान होते हैं हम वो सारे फायदे नुकसान भी एक ही कॉमन अकाउंट में ले जाते हैं, रियलाइजेशन। क्योंकि ये आखिर में हमें जितना भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है फ्रॉम सेल और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से, वो लॉस और प्रॉफिट भी रियलाइजेशन हमें कैलकुलेट करके दे देता है। तो बस बेटे एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर लोन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। आपके जो क्वेश्चन में गिवन हो आप वो लिख दीजिएगा। पेमेंट होगी जी 55,000। अब देखिए जरा केस नंबर 3। लिखिए, पार्टनर्स लोन इज सेटल्ड एट ₹45,000। 50,000 का लोन था लेकिन हमने उसे 45,000 रुपए ही दिए। ऐसा कब होता है? जब फर्म के पास इनसफिशिएंट फंड हो। तो हम पार्टनर से बात कर लेते हैं कि देखिए हम सभी को कम पैसा दे रहे हैं तो आप भी पूरा पैसा मत लीजिए, आप भी 50,000 की जगह 45,000 लीजिए। इस बात पे पार्टनर राजी हो जाता है जिसने लोन दिया था।
बस जी, जब देने वाला राजी लेने वाला राजी, तो बस बात वहीं खत्म हुई। आप 45,000 पे ही इसकी पेमेंट दिखाओगे। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि पार्टनर लोन था तो 50,000 का, और आप उसके बदले में दे रहे हैं 45,000। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? भाई 50,000 रुपए देने थे और फर्म ने पेमेंट की सिर्फ और सिर्फ कितनी? 45,000। तो ये हो गया जी आपका फायदा। तो टू कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू मैं पेमेंट तो दिखाऊंगा 45,000, और जो फायदा हुआ है उसे मैं P&L अकाउंट या किसी और अकाउंट में नहीं, एक ही अकाउंट में ले जाऊंगा जिसमें मैं अपने सारे नफे नुकसान दिखाने वाला हूं और कैलकुलेट करने वाला हूं। उस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन। हाँ जी बेटे, बताइए, क्या आपको ये पार्टनर का लोन सेटलमेंट भी समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप सभी को पार्टनर का लोन सेटलमेंट समझ में आ गया? किसी भी बच्चे का डाउट है तो बताइए जल्दी से। बोलो बेटे बोलो, अगर कोई डाउट है तो। और अगर समझ में आ गया तो वो भी बता दो। स्टेप 3, सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसमें क्या डाउट है तानिश? नहीं, नंबरिंग तो हमारी सही चल रही है ना। स्टेप 2 के बाद ये स्टेप 3 था, ये स्टेप 4 है। अब इसके बाद हमारा स्टेप 5 है। नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है जी। लिखिए जल्दी से, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस मकसद के साथ बनाया जाता है ये बता दीजिए। जब हम पहला चैप्टर कर रहे थे तब मैंने आपको ये लिखवाया भी था कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है जी कैलकुलेट करने के लिए कि हमें कितना पैसा पार्टनर से लेना है या कितना पैसा हमें पार्टनर को देना है। इस चीज की कैलकुलेशन के लिए बनता है। तो बेटे, जब हम सेटलमेंट पार्टनर के कैपिटल का करने जाएंगे तो दो सिचुएशन हो सकती है। या तो हमें पार्टनर को पैसा देना होगा। अगर हमें पैसा देना है तो इसे कहा जाएगा फाइनल पेमेंट। या हो सकता है कि हमें पार्टनर से पैसा लेना हो। तो बड़ी ही सिंपल एंट्री है। अगर आपको पेमेंट करनी है पार्टनर को तो आप एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। और अगर मान लीजिए कि आपको पैसा लेना है पार्टनर से तो इसे कहा जाएगा फाइनल रिसिप्ट। और इसके लिए एंट्री बताइए क्या बनेगी? भाई पैसा आएगा तो कैश और बैंक डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस जी लो, अब ये हमारा सेटलमेंट भी पूरी तरह से निपट गया। देखिए ऐसा है कि अभी तक हमने जितनी भी बातचीत की वो सारी ट्रीटमेंट जो थे वो उन चीजों के रिगार्डिंग थे जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड होते हैं। हाँ तो बेटे, मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए अभी तक जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है वो सारी की सारी बातें, वो सारी की सारी सेटलमेंट उन चीजों के लिए है जो हमारी बैलेंस शीट में आ रही है।
लेकिन मान लीजिए कि जब हम अपनी फर्म बंद कर रहे थे तो अचानक से हमारे सामने एक ऐसा एसेट आ गया जो पहले बुक में रिकॉर्डेड नहीं था। अब हम उसे भी बेच देते हैं। अगर हम उसको बेच देते हैं तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप जब फाइनल सेटलमेंट करने लगे तब आपको अचानक से पता चले कि हमने कुछ लाइबिलिटी की पेमेंट ऐसी है जो अनरिकॉर्डेड थी, मतलब एक उधार था हमारे ऊपर लेकिन वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। तो अब आप उसकी सेटलमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि आप एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो यह आपके लिए नुकसान हो जाता है। तो बस अब हमें जो सीखना है वो एक लास्ट चीज है जी, नोट लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इसमें लिखिएगा ए, अनरिकॉर्डेड एसेट। बेटे बात जरा ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था जो 10,000 रुपए में बिक गया, तो क्या किया जाए? पहले उस टाइपराइटर को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें और फिर उसके बाद उसे बेचें। अगर ऐसा करेंगे ना तो टाइपराइटर के नाम से एक नया अकाउंट खुल जाएगा और टाइपराइटर के अकाउंट से जैसे ही नया अकाउंट खुलेगा तो फिर से वही लेजर और फिर उससे ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और उससे एक नई बैलेंस शीट खड़ी हो जाएगी। नया अकाउंट तो हम कुछ खोल ही नहीं सकते। अगर आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स का कोई भी पैसा रिसीव होता है तो बस आप उस पैसे रिसीव को ही रिकॉर्ड करेंगे। ओनली मनी रियलाइज्ड विल बी रिकॉर्डेड। ट्रांसफर मत करना, सिर्फ जो पैसा आ रहा है ना वही रिकॉर्ड करना। तो अब इसमें सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को कैश में बेच दिया। अगर आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को कैश में बेचा है तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाई आई एम राइटिंग रियलाइजेशन? अनरिकॉर्डेड एसेट में क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि बेटे वो अनरिकॉर्डेड एसेट मेरी बुक्स में रिकॉर्ड है ही नहीं। तो अगर मैंने मान लीजिए कि पे कर दिया, सॉरी एसेट बेच दिया, तो मेरे लिए एक अनरिकॉर्डेड एसेट बिका जो रिकॉर्ड में था नहीं, तो ये मेरे लिए फायदा है। और फायदा या नुकसान जो भी होगा वो सारा का सारा रियलाइजेशन से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये तो हुआ जी अगर आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर ले। पार्टनर टेक्स ओवर अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अगर किसी पार्टनर ने अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर किया है तो एंट्री बनेगी जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब ये कि अगर कैश में गया तो कैश डेबिट हो जाएगा और पार्टनर ले गया तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। और अगर किसी क्रेडिटर ने टेक ओवर करा है तो अगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है अनरिकॉर्डेड एसेट को, तो बताओ बेटे, आप बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए?
किसी क्रेडिटर ने अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर लिया तो क्या जर्नल एंट्री बनाई जाए? आप ही जवाब दो। नो एंट्री, वेरी वेरी गुड, कोई एंट्री नहीं करनी है जी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर क्रेडिटर को डेबिट किया तो उसकी जगह हमें उसका नया नाम लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो गया तो फायदे का भी नाम क्या है? रियलाइजेशन। अगेन एंट्री वही, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। समझ गए इस बात को? इसे फर्स्ट सेकंड ये थर्ड है जी, थर्ड कर लीजिए। और अब इसके बाद बी पर आ जाइए, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या करना है? तो देखिए सिचुएशंस वही है। एक, आपने हो सकता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की कैश पेमेंट की हो, तो अगर आपने कैश में पे किया है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अब आप दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सिंपली इसे अपना नुकसान मान लेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और आपके पास से पैसा गया तो कैश या फिर बैंक जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में आप वो पे कर देंगे। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, कोई पार्टनर है जी वो टेक ओवर कर लेता है, तो क्या किया जाए? तो भी सिंपल है जी, वही। अब आप कैश और बैंक की जगह पेमेंट नहीं कर रहे ना, तो आप बस ये समझ लीजिए रियलाइजेशन डेबिट होगा। ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना नुकसान हो रहा है जी, हमें एक लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ रही है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात? अब कई बच्चे घर बैठे हुए ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पार्टनर तो लायबिलिटी को लेकर जा रहा है, तो आपको तो पार्टनर को डेबिट दिखाना चाहिए क्योंकि डेबिट द रिसीवर। अरे बच्चों, वो कोई एसेट नहीं ले जा रहा है, वो लायबिलिटी को ले जा रहा है। तो जब कोई लायबिलिटी लेकर जाता है, लायबिलिटी होती है जी हमारी जिम्मेदारी। अगर मान लीजिए कि आप में से कोई बच्चा मुझसे ये कहता है कि सर मैं इस महीने अपने स्कूल की फीस पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपके बिहाफ पे पे कर देता हूं, तो क्या आप मुझे फ्यूचर में पैसा देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। आपकी एक लायबिलिटी शिफ्ट हो गई, एक खत्म हुई, एक क्रिएट हो गई। स्कूल फीस की खत्म हुई लेकिन सर के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो यहां पे यही होता है जी, एक लायबिलिटी अपनी खत्म हो रही है तो ये डेबिट हो रहा है, और दूसरी लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो रही है तो ये क्रेडिट हो रहा है। नहीं आई बात समझ में? देखो बेटे, बात जरा ध्यान से समझो, ये अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसके बारे में पता चला था, वो लायबिलिटी हमने सेटल कर दी। तो बेटे सेटल कर दी तो खत्म कर रहे हो ना, तो इस वजह से रियलाइजेशन डेबिट हो गया। और यहां पे ये क्रेडिट क्यों हुआ? पार्टनर का कैपिटल, क्योंकि आपके लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। ओके, मुझे पता है जी आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो गई है, मेरी भी अगली क्लास है, वो भी स्टार्ट करनी है मुझे। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बदले में एसेट दे दिया जाए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड अगेंस्ट एसेट्स, तो हम क्या करेंगे? देखिए जी, अगर आपने एसेट दे दिया है तो अगेन इसके लिए आपको कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बस इसी के साथ अब डिसोल्यूशन में हम क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल आप सबका ऑफ रहेगा तो प्लीज आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी वीडियो क्लासेस की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
लेकिन यहां तक पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। जिस बच्चे को यहां तक का आ गया है उसके लिए डिसोल्यूशन अब बहुत आसान है, जिसे नहीं आया उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय एंड प्लीज मूव टू योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।